नमस्कार, मैं नरेंद्र सिंह मान, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहारी पानीपत, एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, एजुसेट टेलीकास्ट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आदरणीय प्राध्यापक साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत कक्षा 11वीं की दूसरी पाठ्य पुस्तक भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार के बारे में बात करेंगे। इसका प्रथम अध्याय संविधान क्यों और कैसे है, इसको दो भागों में हमने बांटा है। आज हम भाग 1 पर चर्चा करेंगे, अर्थात संविधान क्यों और कैसे में संविधान भारत का कैसे बना है और क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या विशेषताएं हैं, ये अगले व्याख्यान के अंदर भाग 2 के अंदर चर्चा होगी। इस व्याख्यान के अंदर केवल हम संविधान का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, संविधान क्यों आवश्यक है, ये इस पर हमारा केंद्र रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आज के व्याख्यान का जो मुख्य उद्देश्य है वो जानकारी को रटा देने वाली जो प्रवृत्ति है ना, पुरानी प्रवृत्ति, मानसिक दबाव और बोरियत वाली, उससे अलग एक खुशी का अनुभव करते हुए सीखने की प्रक्रिया में आपको भागीदार बनाना। उसी के साथ में संविधान के बनने के तरीके और कामकाज की जानकारी देना और साथ-साथ में इस पाठ का परीक्षा उपयोगी अध्ययन करना, यह भी हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस व्याख्यान के अंदर हम किन-किन के बिंदुओं पर चर्चा करेंगे? संविधान की आवश्यकता क्यों है? संविधान का अर्थ, संविधान की सत्ता कहां से आती है, राष्ट्र की बुनियादी पहचान किस तरीके से संविधान से है, संविधान का प्रचलन में लाने का क्या तरीका है, संविधान के मौलिक प्रावधान कौन-कौन से हैं, संस्थाओं के संतुलित रूपरेखा की व्यवस्था क्या है और नेपाल के संविधान और उसके विवाद, ताकि हम उससे कुछ सीख ले सके, वो क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसका परिचय करते हैं। आपने 11वीं कक्षा में आने के बाद एक पाठ्य पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत की पढ़ ली है, पढ़ ली है ना? प्यारे बच्चों, उसके अंदर आपने क्या पढ़ा? उसमें आपने पढ़ा है कि राजनीति किसको कहते हैं, राजनीतिक सिद्धांत किसको कहते हैं, और भी बहुत सारी बातें, जैसे कि आपने पढ़ा है उसके अंदर कि स्वतंत्रता क्या होती है, कौन-कौन सी होती है। आपने समानता के बारे में पढ़ा है, सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ा है। आपने अधिकारों के बारे में पढ़ा है, कौन-कौन से होते हैं, क्या अर्थ होता है अधिकार का। आपने ये भी पढ़ा है शांति और विकास क्या है। इन सब को पढ़ने के बाद में आप राजनीति के बारे में, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में एक जो है एक पिक्चर आपके माइंड के अंदर क्लियर हो चुकी होगी अभी तक कि राजनीति है क्या, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीति के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, क्या है इसका विषय क्षेत्र। इन सब को पढ़ने के बाद अब हम इस दूसरे पार्ट के अंदर हम जो बात करेंगे, इस दूसरे पाठ्य पुस्तक के अंदर जो हम चर्चा करेंगे, जिन अध्यायों को हम पढ़ेंगे, उसमें हम यही पढ़ेंगे कि आपने वहां पर अधिकार पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे कि भारत के संविधान में हमें कौन-कौन से अधिकार उनमें से मिले हुए हैं। और केवल हम ये नहीं पढ़ेंगे कि भारत के संविधान ने हमें कौन-कौन से मौलिक अधिकार दिए हैं। प्यारे बच्चों, उसके साथ-साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि भारत के संविधान में अलग-अलग अनुच्छेदों के माध्यम से जो हमें अधिकार मिले हुए हैं, व्यवहार में हमें कितने मिले हुए हैं, वो कितने अधिकारों का हम प्रयोग करते हैं। क्योंकि इस पाठ्य पुस्तक का पहले नाम ध्यान से पढ़िएगा, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार दोनों को साथ-साथ में लेकर के चलना है। भारत के संविधान के अनुच्छेदों को रटना नहीं है, उनको समझना है, और समझने के साथ-साथ में हमें इस बात पर भी ध्यान रखना है कि जो अनुच्छेद हमें कुछ अधिकार देते हैं, उन अधिकारों में से मुझे कौन-कौन से अधिकार व्यवहार में, प्रैक्टिकल में मुझे मिले हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि संविधान के अंदर लिखे हुए हैं और वो लिखे हुए रखे हुए हैं, लेकिन किसी को वो नहीं मिल रहे हो, मुझे भी ना मिल रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है। इस बात पर भी हमें साथ-साथ में लेकर के चलना है, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। तो इसमें सबसे पहले हम कौन-सा अध्याय कर रहे हैं ये? संविधान क्यों और कैसे? तो प्यारे बच्चों, हम केवल और केवल संविधान क्यों के बारे में और संविधान क्यों आवश्यक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। संविधान को समझने का प्रयास करेंगे, संविधान के अर्थ को इसमें जानेंगे, और भारत का संविधान किस तरीके से बना, वो अगले व्याख्यान के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, संविधान को पहले सुना होगा आपने? जी हाँ, सुना है क्या?
अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, आपने संविधान को ना सुना हो। सुना है ना? कब सुना है? अरे टीवी पर रोज ही तो आता रहता है। शपथ लेते हैं, बड़े-बड़े जो पद प्राप्त करते हैं, वो भी संविधान की शपथ लेते हैं, उसी की कसम खाते हैं, उसी की सुरक्षा की, उसी के अनुरूप कार्य करने की। और प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं के अंदर भी तो आपने एक अध्याय पढ़ा था, संविधान निर्माण, याद है? याद होगा कुछ, याद कीजिए। संविधान निर्माण, उसमें काफ़ी कुछ आपने संविधान के बारे में जानकारी ली थी। उसी को और विस्तार से इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, 2 साल पुरानी बात है, अब नए सिरे से उसको तरोताज़ा करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि संविधान क्यों आवश्यक है? प्यारे बच्चों, संविधान क्यों आवश्यक है? संविधान की आवश्यकता क्या है? क्या संविधान के बिना काम नहीं चल सकता? प्यारे बच्चों, संविधान के बिना परिवार भी नहीं चल सकता। देश चलना तो बहुत दूर की बात है, परिवार भी नहीं चलता। परिवार को चलाने के लिए भी कुछ नियम कानून बनाने पड़ेंगे। जिस परिवार के कुछ सिद्धांत नहीं होंगे, कुछ परिवार के कुछ जो है ऐसे नियम नहीं होंगे, कुछ कार्यों का बँटवारा नहीं होगा, कर्तव्यों का बँटवारा नहीं होगा, उन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अधिकार नहीं दिए जाएँगे, तो वो परिवार भी नहीं चलते। देश तो बहुत दूर की बात है। परिवार में भी कामों का बँटवारा करना पड़ता है, परिवार को चलाने के लिए। तो वो जो है वो जो कामों का बँटवारा किया गया है, जो एक समझौता किया गया है, जो हमने कुछ नियम बनाए हैं परिवार के, वो परिवार का संविधान है। और प्यारे बच्चों, उसी तरह के कुछ नियम बनाए जाएँ, वो देश को चलाने के लिए, तो वो देश का संविधान है। देश के संविधान के बिना देश नहीं चल सकता। आधुनिक युग में शासन का संचालन नियम और कानून अनुसार किया जाता है। शासन जो किया जाता है, वो कानून के अनुसार किया जाता है। अगर कानून के अनुसार ना किया जाता, तो कोई भी जो शासक है, वो अपनी गद्दी क्यों छोड़ता? इतना ऐशो-आराम है गद्दी के अंदर। कोई अपना पद छोड़ करके चुनाव करवाने के लिए क्यों जाता? कोई जाने के लिए राजी होगा? कोई भी नहीं जाएगा प्यारे बच्चों। क्यों जाना पड़ता है उनको? क्योंकि राज जो शासन है, वो कानून के अनुसार है, वो संविधान के अनुसार है। संविधान ने उनको बाँधा हुआ है, इसलिए जाना पड़ता है। किसी व्यक्ति का शासन नहीं है, शासन किसका है? कानून का। संवैधानिक सरकार कुछ व्यक्तियों की नहीं होती, बल्कि कानून की सरकार होती है, जिसके अनुसार शासन प्रबंध किया जाता है, जिसके अनुसार शासन चलाया जाता है। प्रोफेसर जेलिनेक ने कहा है कि संविधान के बिना राज्य नहीं बल्कि अराजकता का शासन होगा। आप विचार करके देखिए कि कुछ टाइम के लिए हमने संविधान को हटा दिया। संविधान हटा तो न्यायपालिका खत्म, विधान पालिका खत्म, किसी प्रकार के चुनाव होंगे वो भी खत्म, किसी प्रकार की पुलिस फोर्स होगी, कोर्ट कचहरी होंगी वो भी खत्म, कोई अधिकारी कर्मचारी होंगे, कोई व्यवस्था होगी वो भी खत्म, कोई आपके ऊपर अत्याचार करेगा, कुछ गलत कार्य करेगा, आप कहीं पर एप्लीकेशन देंगे, वो थाने भी खत्म, वो पुलिस भी खत्म, कानून भी खत्म, संविधान खत्म तो सब खत्म। और ऐसे में क्या होगा? जंगल राज होगा। जंगल राज किस तरह का राज होगा? आप कल्पना कर सकते हैं कि जंगल के अंदर जो पशु पक्षी होते हैं, वो किसी पर कुछ भी अत्याचार कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी खा सकते हैं। क्या उससे देश चल जाएगा? जंगल राज से? क्या गरीब आदमी को जीवित रहने का, गरीब आदमी को के ऊपर अत्याचार होंगे, उसको कोई प्लेटफॉर्म, कोई इस तरह की व्यवस्था मिलेगी कि उसके ऊपर अत्याचार ना हो? फिर तो जो ताकतवर होंगे वही मजे करेंगे, वही रहेंगे। दूसरों को तो रहने का कोई अधिकार ही नहीं होगा। तो इसलिए संविधान के बिना 1 मिनट भी नहीं चल सकते। प्यारे बच्चों, संविधान बहुत आवश्यक है। अब आपके मन में एक प्रश्न तो आ रहा होगा कि संविधान आजादी से पहले कैसे था भारत के अंदर? और कोई देश ऐसे भी तो होंगे जहां पर तानाशाही शासन व्यवस्था होगी, वहां पर क्या संविधान होता होगा? क्या राजाओं के राज में भी संविधान होता होगा? तब भी तो देश चल रहा था। आया होगा ये प्रश्न? प्यारे बच्चों, चाहे राजा का राज है, चाहे तानाशाही शासन व्यवस्था है, चाहे उपनिवेशवाद है, कुछ भी है, लेकिन संविधान तो फिर भी आवश्यक है। कुछ नियम कानून तो फिर भी बनाने पड़ेंगे। सरकार चाहे कैसी भी है, चाहे तानाशाही है, चाहे लोकतांत्रिक है, चाहे एकात्मक है, चाहे संघात्मक है,
किसी भी प्रकार की सरकार है, चाहे समाजवादी है, चाहे पूंजीवादी व्यवस्था को कायम करने वाली सरकार है, कैसी भी सरकार है, सरकार जो बनती है वो संविधानों से ही तो बनती है, किसी न किसी व्यवस्था से बनती है, और सरकार को कुछ ऐसे बुनियादी नियमों के अनुसार चलना पड़ता है, मजबूरी है। बुनियादी नियम नहीं होते तो राजा को राजा हम क्यों मानते? मैं भी राजा अपने आप को मान लेता, आप भी मान लेते मैं भी राजा हूं। कोई नियम कानून रहा होगा, इसलिए तो राजा को राजा माना, हमने उसके आदेशों का पालन किया, उसके लिए जो कर संग्रह होता था, टैक्स अदा करना होता था, वो हमने अदा किया। और जब भी समस्याएं हुई, अपने कहीं इस तरह का देखा होगा, इतिहास के अंदर पढ़ा होगा, तो वो राजाओं के दरबारों में जाते थे न्याय मांगने के लिए। तो वो भी तो कोई व्यवस्था थी, वो संविधान था। संविधान कैसा है वो बात अलग है, वो कमजोर है, पब्लिक के द्वारा बनाया गया है, या जनता के हित में है, या राजा के हित में है, वो बात अलग है। लेकिन संविधान तो है, कैसा भी हो सकता है, वो विस्तृत हो सकता है, वो जो है लघु संविधान, छोटा संविधान हो सकता है, वो बहुत संक्षेप में हो सकता है, वो लिखित हो सकता है, वो अलिखित भी हो सकता है, परंपराओं पर आधारित भी हो सकता है, वो मौखिक भी हो सकता है, उसमें शक्तियां बांटी भी जा सकती हैं, शक्तियां नहीं भी बांटी जा सकती हैं, कैसा भी हो सकता है। लेकिन संविधान तो है, कोई ना कोई व्यवस्था तो है, कोई ना कोई बुनियादी नियम तो बनाए गए हैं जिनका सभी पालन कर रहे हैं। तो इसलिए संविधान के बिना राज्य राज्य नहीं, अराजकता फैल जाएगी। संविधान की आवश्यकता क्यों है प्यारे बच्चों? निरंकुश शासकों की असीमित शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है संविधान, शासकों को मनमानी करने से रोकता है। शासक मनमानी नहीं कर सकते। अगर संविधान नहीं होता तो कोई भी शासक अपनी गद्दी छोड़ने के लिए कभी भी तैयार नहीं होता। क्यों चुनाव के सामने चुनाव के लिए वोट, लोगों की वोट मांगने के लिए जाता? नहीं जाता, कोई भी नहीं जाता। जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? ये संविधान ही है जो उनको मजबूर करता है कि आप एक निश्चित अंतराल के बाद आप पब्लिक के बीच में जाइए, और उनसे दोबारा से समर्थन मिलता है तो आप दोबारा सरकार बनाइए, अदरवाइज आपको आपकी जगह पर कोई और सरकार बनाने के लिए तैयार है, जिसको जनता चाहेगी। तो इसलिए निरंकुश शासकों की असीमित शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है, शासकों को मनमानी करने से रोकता है, नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रताएं शासक की दया पर निर्भर नहीं करते कि शासक कहता है, राजा कहता है मैंने आपको अधिकार दिया। नहीं, हमें अधिकार किसने दिया है? संविधान ने दिया है। और किसी की हिम्मत नहीं है कि संविधान के दिए गए हमारे अधिकार को कोई छीन सके। वो ताकत हमें किसने दी है? जनता को किसने दी है? वो ताकत हमें संविधान ने दी है। तो नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रताएं शासक के दया पर निर्भर नहीं है, क्योंकि वो संविधान ने दिए हुए हैं और वो मिलेंगे। जनता के अधिकारों और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखता है तो वो संविधान रखता है, और उनको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी, लोगों के अधिकारों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है भारत के अंदर। वो ये सुनिश्चित करेगा कि सभी नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार मिले। तो प्यारे बच्चों, ये संविधान ने ही ये प्रावधान किया है। शासन प्रबंध को कुशलता को चलाने के लिए, कुशलता से चलाने के लिए संविधान का होना बहुत आवश्यक है। प्यारे बच्चों, संविधान एक और कार्य करता है, दूसरा कार्य। वो क्या कार्य है? वो तालमेल बढ़ाने का कार्य है। संविधान बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध करवाए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और एक विश्वास बना रहे, एक कोऑर्डिनेशन, एक तालमेल बन जाए सभी के अंदर, और तालमेल बन करके सभी जिन नियमों पर सहमत हो उनके अनुसार देश चले, वही देश का संविधान है। तो इसलिए कुछ बुनियादी नियमों का समूह ही संविधान होता है। ये बहुत आवश्यक होता है। आप विचार करके देखिए कि मान लीजिए एक किसी गाने की शूटिंग चल रही है, एक व्यक्ति है जो गाने को गा रहा है, उसके साथ में कुछ वाद्य यंत्र, कोई ढोलकी बजा रहा है, कोई और दूसरे वाद्य यंत्र बजा रहा है। अगर उनके बीच में किसी प्रकार का तालमेल नहीं होगा, ढोलक वाला है अपनी मर्जी से धड़म धड़म करके अलग ढोलक बजा रहा है, गाने वाला अपनी धुन में लगा हुआ है, क्या गा रहा है, उनका आपस में कोई तालमेल नहीं है, तो क्या वो गाना सही होगा? क्या वो सफल होगा? तो प्यारे बच्चों,
ठीक उसी प्रकार देश को चलाने के लिए भी उस तरह से तालमेल की आवश्यकता होती है। जब तक इस तरह से तालमेल नहीं होगा, जिस तरह से गाना बनाने के लिए सभी वाद्य यंत्रों और गाने वाले का तालमेल नहीं होगा, तब तक गाना सफल नहीं हो सकता। उसी तरह से देश को चलाने के लिए जब तक कुछ हमारे बुनियादी नियम नहीं बनाए जाएंगे और उनके अंदर तालमेल नहीं होगा, एक समन्वय नहीं होगा, एक विश्वास नहीं होगा, तब तक देश नहीं चल सकता, सफल नहीं हो सकता। तो इसलिए संविधान क्या करता है, सभी लोगों के अंदर एक विश्वास का भाव पैदा करता है, एक न्यूनतम समन्वय पैदा करता है। जिस तरह से एक उदाहरण के माध्यम से लेते हैं, कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव करना है अपने किसी टूर के लिए। आपकी कक्षा का, आपके पूरे स्कूल का टूर जाना है और टूर जाने के लिए यह निर्णय लिया गया कि एक कक्षा से एक बच्चा आ जाए, उस कक्षा के सभी बच्चे उसको बता दें जो भी उनको नियम कानून चाहिए, और वो एक बच्चा आ जाए। इस तरह से 12 कक्षा हैं तो 12 बच्चे आ जाएंगे और 12 बच्चे आकर के वो फैसला करेंगे कि टूर कहां पर लेकर के जाना है, टूर पर कितना खर्चा आएगा, कितने कितने रुपए हमने कलेक्शन करने हैं, खाने की क्या व्यवस्था होगी, रुकने और ओढ़ने पहनने की क्या व्यवस्था होगी। तो इस तरह से वो निर्णय करने हैं और आपने क्या करना, आपने तो सिर्फ एक काम करना है कि अपना एक प्रतिनिधि चुनना है और उस प्रतिनिधि को समझा करके भेजना है कि भाई कहां पर जाएं, तो हाँ करनी है। और इन 3 स्थानों पर जाने के लिए टूर अगर तैयार होता है तो आप हमारी तरफ से यस कर सकते हो, अदरवाइज आप नो कर देना। और अगर और कहीं पर जाना है तो हमसे आकर के सलाह लेना, हम वहां पर जाने के लिए तैयार है कि नहीं है, इन 3 स्थानों पर हमारी कक्षा जाने के लिए तैयार है। आप अगर पैसे कलेक्शन की बात आए, इतने रुपए तक आए, तो आप बेशक से वहां पर हाँ करके आ जाना, हम सभी तैयार हैं। अगर उससे ज्यादा पैसे की कोई बात आती है तो आपको आकर के हमसे सलाह लेनी होगी। तो निर्णय करने की उसको शक्ति दे दी, उस शक्ति के ऊपर प्रतिबंध भी लगा दिया कि ये निर्णय आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा अगर कोई निर्णय करना होगा तो आपको हमारे पास आना होगा। निर्णय बदलने की शक्ति उसको दे दी कि ये 3 स्थान है बस, उससे अलग अगर आपको निर्णय करना है तो हमारे पास आना होगा। और उसमें निर्णय को अगर बदलना पड़ेगा तो किस व्यवस्था से बदलना पड़ेगा, हमारी सलाह से बदलना पड़ेगा, क्लास की सलाह से। इस पर चर्चा करके अंतिम निर्णय जो हो उसको आप लिख लें, और लिख करके निर्णय लेने में क्या कठिनाई आई उसको नोट करें तो आप पाएंगे जिस तरह से निर्णय लेने में जो कठिनाई आई, जो आपने कक्षा प्रतिनिधि को अधिकार दिया, जो आपने कक्षा ने अपने पास अधिकार रखा है, उसको निर्णय को बदलने की जो शक्ति दी है, और उसके बीच में चर्चा के लिए टूर पर जाने के लिए जो जो समस्याएं आई है, जो कठिनाई आई है, जहां पर सर्वसहमति नहीं बनी है, कोई बच्चा कह रहा होगा कि मुझे वहां पर जाना है, दूसरा बच्चा कहता होगा कि नहीं वहां पर तो हम पहले जाकर के आ चुके हैं, हमें नई जगह पर जाना है। कोई कहेगा पहाड़ों में जाना है तो कोई कहेगा राजस्थान में जाना है, तो कोई कहेगा हमें समुद्र तट पे जाना है। अलग अलग विचार हैं, उनमें कोई ना कोई तो सहमति बनानी पड़ेगी सभी में कि ये ठीक रहेगा, यहाँ पर पैसे कम लगेंगे, यहाँ पर हम जल्दी आ सकते हैं, यहाँ पर रुकने की व्यवस्था कैसी होगी और यहाँ पर मौसम कैसा होगा। सारी चीजों को देख करके आपने एक जो है सहमति बनानी है, और वो जो सहमति बनी है वही हमारे कुछ सामान्य नियम कानून है जो हमारे तालमेल बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही देश के बारे में, देश को किस तरीके से चलाना है, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होंगी जिस पर सभी सहमत होंगे, और वो सभी सहमत हो जाएं, उस तरह से निर्णय हो, तो उसी को हम देश का संविधान कहते हैं। तो संविधान ही यह व्यवस्था करता है कि लोगों के बीच में तालमेल बनाता है। निर्णय लेने की शक्ति की विशिष्टता, प्यारे बच्चों, संविधान का दूसरा काम यह है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास हो। क्या सारी शक्तियां हम चुने हुए प्रतिनिधियों को दे दे, या कुछ शक्ति जनता अपने पास भी रखे। कौन निर्णय ले, कितने निर्णय प्रतिनिधि ले सकते हैं और कितने निर्णय जनता लेगी। जिस तरह से कक्षा प्रतिनिधि के चुनाव के संदर्भ में आपने किया था, तो वो भी बात जो है वो संविधान ही तय करता है कि कौन कौन से निर्णय कौन लेगा, किसके पास कौन सा निर्णय लेने की शक्ति होगी, कौन पदाधिकारी, कौन शासक, कौन मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य प्रतिनिधि, सरपंच, क्या क्या शक्तियां उनके पास होंगी, निर्णय लेने की क्या शक्ति किसके पास होगी, वो संविधान ही तय करता है।
संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, सरकार बनेगी कैसे, कैसे वोट पड़ेंगे, कितने साल के अंतराल के बाद वोट पड़ेंगी और कौन वोट डालने का अधिकारी होगा, सरकार कैसे बनेगी, किस तरह से बहुमत होगा, 2/3 बहुमत या साधारण बहुमत, वोट कैसे पड़ेंगी, वोटों की गिनती किस तरह से होगी, क्या अनुपातिक चुनाव प्रणाली होगी कि साधारण चुनाव प्रणाली होगी कि प्रादेशिक चुनाव प्रणाली होगी, एक सदस्यीय चुनाव प्रणाली होगी या बहुसदस्यीय चुनाव प्रणाली होगी, कैसी होगी, सरकार कैसे बनेगी, ये भी संविधान ही तय करता है। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं भी संविधान ही लगाता है। संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून की सीमा तय करता है। उससे बाहर सरकार काम नहीं कर सकती, जो उसको अधिकार दिया गया है, जो उसके अधिकार क्षेत्र में है, केवल वही कार्य कर सकती है। यह सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। सरकार के पास शक्तियां ज्यादा होती हैं और वो मनमानी कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति है जिसके पास शक्ति है, वो शक्ति की मनमानी से उस शक्ति का प्रयोग कर सकता है, लेकिन उस शक्ति के ऊपर अंकुश लगाने का काम अगर कोई करता है तो वो संविधान करता है। शासकों को मनमानी से रोकता है संविधान। प्यारे बच्चों, ये कार्टून आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर दिया गया है और ये ध्यान रहे, जब भी आप पाठ्य पुस्तक को पढ़े तो साइड के जो बॉक्स में दी गई बातें हैं उनको जरूर आप ध्यान से पढ़े। बहुत अच्छी बातें उसके अंदर लिखी गई हैं। इसके अंदर आप पढ़िए, ये क्या दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि पहले आप एक राक्षस बनाएं और फिर खुद को उससे बचाने के लिए चिंता करें। मैं तो यही कहूंगा कि फिर इस राक्षस जैसी सरकार को बनाया ही क्यों जाए। एक कहानी पढ़ते थे संस्कृत के अंदर प्यारे बच्चों, और उस कहानी के अंदर क्या था कि जंगल में 3 विद्वान जा रहे हैं और शेर की हड्डियां वहां पर बिखरी पड़ी हैं। एक विद्वान ने कहा कि मैं सारी हड्डियों को जोड़ करके ढांचा तैयार कर सकता हूं। दूसरे ने कहा कि उस ढांचे के ऊपर मैं उसका शरीर का निर्माण कर सकता हूं, खाल आदि बना सकता हूं। तीसरे ने कहा कि मैं इसमें जीवन डाल सकता हूं। और वो तीनों ने अपना काम किया, वो जीवित हुआ और तीनों को खा गया। कुछ ऐसा सा प्रतीत होता है इसके अंदर भी कि पहले तो हमने स्वयं सरकार बनाई और अब हम सरकार से ही डर रहे हैं कि सरकार से हमारी रक्षा कैसे हो, सरकार मनमानी तो नहीं करेगी। ये बहुत जरूरी भी है। सरकार के पास शक्तियां बहुत है प्यारे बच्चों, 1-2 व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति सामना कर सकता है, सरकार से सामना करना बहुत मुश्किल काम है। सरकार के पास बहुत शक्तियां हैं। उन शक्तियों का प्रयोग किस तरह से करती है, अगर वो शक्तियों का प्रयोग मनमानी से करती है तो वो निसंदेह गलत है। उन शक्तियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। कौन लगाता है? संविधान लगाता है। और फिर भी मनमानी करता है तो न्यायपालिका उस संविधान की व्याख्या करते हुए उन शक्तियों पर अंकुश लगाती है सरकार की। तो सबसे ज्यादा भय अगर जिसके पास शक्ति है उसी से हम डरेंगे, और आज के जमाने में शक्ति किसी के पास है, वो सरकार के पास है, तो सरकार से हमारे डर को दूर करने का कार्य जो करता है वो संविधान और माननीय न्यायपालिका करती है। प्यारे बच्चों, इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और उसका संचालन करे, गरीब अनाथ बच्चों की देखभाल करे। ये उम्मीद की जाती है वहां के संविधान के द्वारा, संविधान में व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान में भी कुछ जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, प्रिंसिपल ऑफ जो स्टेट पॉलिसी, कि सरकार के लोगों की कुछ आकांक्षाएं पूरी करने के लिए जो है कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो जिसके अंदर जन भलाई के ही कार्य दिए गए हैं, जनता की भलाई की उम्मीद की गई है देश के शासकों से, और वो संविधान के अंदर इसका उल्लेख किया गया है 4थे अध्याय के अंदर। तो प्यारे बच्चों, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य कौन कौन से हैं, उन पर भी भारत का कोई किसी भी देश का संविधान जो है वो उम्मीद करता है कि संविधान का एक काम है सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। जनता को जो उम्मीद है कि संविधान हमें ये देगा, उसको पूरा करने के लिए उनको क्षमता भी तो देनी पड़ेगी। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके, यह भी बहुत आवश्यक है। वो संविधान जो है इस तरह की शक्तियां देता है। जैसे दक्षिण अफ्रीका का संविधान
सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। सरकार को पर्यावरण संरक्षण, अन्यायपूर्ण भेदभाव जो वहां बहुत लंबे टाइम तक होता रहा, व्यक्ति और समूह को बचाने का प्रयास करता है उस तरह के भेदभाव से। उसके लिए कदम उठाने का अधिकार देश का संविधान जो है वो सरकारों को देता है। तो प्यारे बच्चों, संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका क्या है, इस पर भी बहुत कुछ आधारित होता है। किस तरह से संविधान को प्रचलन में लाया गया, संविधान कैसे अस्तित्व में आया, किसने बनाया, कब बनाया, क्या परिस्थितियां थी, उसके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी हुए हैं कि सैनिक शासकों और ऐसे लोकप्रिय नेताओं द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती। ऐसे लोग जो जनप्रिय नेता नहीं है, जो जनता का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते हैं, जनता जिन लोगों को पसंद नहीं करती है, ऐसे सेना के शासक या तानाशाही शासक अगर संविधान बनाएंगे तो क्या उस संविधान को जनता मान लेगी? जी नहीं। और जनता नहीं मानेगी तो वो संविधान किस काम का है? वो संविधान जो है वो लागू नहीं हो सकता, लागू होगा सफल नहीं हो सकता, उसको बदलना पड़ेगा निश्चित रूप से। अनेक देशों के इस तरह के उदाहरण हैं, चाहे फ्रांस का उदाहरण ले लीजिए, चाहे नेपाल का उदाहरण ले लीजिए, वहां पर संविधान कामयाब नहीं हुए क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा वो बनाए गए थे और प्रचलन में लाने का तरीका गलत था। तो प्यारे बच्चों, विश्व में सर्वाधिक सफल संविधान भारत का संविधान है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं प्यारे बच्चों, भारत का संविधान विश्व के सबसे सफलतम संविधानों में से एक है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान सबसे सफल है और अमेरिका का संविधान भी सबसे सफल है। यह ऐसे संविधानों के उदाहरण हैं जिन्होंने एक सफल बहुत लंबा राष्ट्रीय आंदोलन चलाया और उस राष्ट्रीय आंदोलन के कष्टों में से निकल करके एक निखरा हुआ संविधान हमारे सामने आया, जिसमें जनता की सभी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास उस संविधान में किया गया है। और जिन्होंने संविधान बनाया, निसंदेह उनके अंदर अपने देश के प्रति, अपने नागरिकों के प्रति बहुत श्रद्धा थी, बहुत अच्छी व्यवहारिक जानकारी थी और उन्होंने व्यवहारिक जानकारी के आधार पर एक नया संविधान दिया है। और उस नया संविधान जो है वो विश्व में सबसे सफलतम संविधान है। वो 3 संविधान, भारत का संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान और अमेरिका का संविधान सबसे सफल माना जाता है। भारत का संविधान भी सबसे लोकप्रिय, सबसे जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा बनाया गया और सबसे तरोताजा बहुत अच्छा संविधान है। तो प्यारे बच्चों, सबसे सफल संविधान हमारा कहा जाता है। आगे हम विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे और बहुत ध्यान से पढ़ने की बात है प्यारे बच्चों। देश का संविधान, संविधान की सत्ता, अधिकतर देशों के संविधान एक लिखित दस्तावेज होते हैं ज्यादातर में। जहां पर आंदोलन के बाद, क्रांति के बाद संविधान बने, वो ज्यादातर देशों के अंदर लिखित संविधान बने हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अलिखित संविधान होते ही नहीं है या परंपराओं पर आधारित संविधान होते ही नहीं है। कुछ संविधान ऐसे भी होते हैं जो परंपराओं पर आधारित होते हैं, जो अलिखित संविधान होते हैं, जिस तरह से इंग्लैंड का संविधान है। विश्व में अधिकतर संविधान कागज पर ही होते हैं। कई संविधान ऐसे होते हैं जो कागज पर होते हैं और थोथे शब्द होते हैं और कुछ नहीं होते। कागज में लिख दिया बहुत बढ़िया बढ़िया संविधान, लेकिन व्यवहार में उसको लागू उस तरीके से नहीं किया गया। अगर लिखे हुए संविधान को देखें तो बहुत बढ़िया, और अगर उसको प्रैक्टिकल में देखें तो वो जो है केवल लिखित वाला ही बढ़िया है, प्रैक्टिकल में उस तरह से उसको लागू नहीं किया जा रहा है। इसलिए तो भारत के संविधान की पाठ्यपुस्तक के आगे दोनों बातें लिखी गई हैं, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। तो दोनों बातों को साथ लेकर के चलना है ताकि संविधान के अंदर कुछ संविधान अच्छा है, संविधान को लागू करने में अगर कुछ समस्या है तो उसको भी हम सुधार सके। कमियां नजर आएंगी तभी तो उनमें सुधार संभव हो पाएगा, जनता उनको समझ पाएगी। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कोई संविधान कितना प्रभावी है, उसे कौन सी बात पर प्रभावी बनाती है, कौन सी बात सुनिश्चित करती है कि लोगों के जीवन पर वास्तव में उसका प्रभाव पड़ा है। संविधान का प्रभावी होना अनेक कारणों पर निर्भर करता है कि किन लोगों ने बनाया, किन परिस्थितियों में बना, क्या क्या उसमें व्यवस्थाएं रखी गई। कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ अल्पसंख्यकों को
जो है उसमें अधिकार ना दिए गए हों, बहुसंख्यक अपनी मनमर्जी उसमें कर रहे हो, दूसरों पर अत्याचार कर रहे हो। किस तरीके से संविधान बना है, किन लोगों ने बनाया है, किन परिस्थितियों में बना है, क्या माहौल उस समय का था, क्या लोगों की उम्मीदें थी, इन पर आधारित होता है कि संविधान वो कितना सफल है और कितना असफल है, वो कितने लंबे टाइम तक चल पाएगा। अभी संविधान के मौलिक प्रावधान होते हैं प्यारे बच्चों, कुछ एक सफल संविधान की विशेषता होती है कि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधान का आदर करने का कोई कारण अवश्य होता है। भाई जो संविधान मुझे सुविधाएं देगा तो उस संविधान का मैं आदर करूंगा कि नहीं करूंगा? आदर आवश्यक रूप से करूंगा। संविधान में बहुसंख्यक को समाज के अल्पसंख्यक समुदाय का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई होगी तो अल्पसंख्यक के पास कोई कारण नहीं होगा कि वो संविधान के प्रावधानों का आदर करे। क्या वो आदर कर पाएगा? क्यों कर पाएगा जब उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है? हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का उदाहरण ले लीजिए, वहां पर व्यवस्था की गई थी तो हमारे जो तमिल भाषी वहां पर रहते हैं कुछ लोग, उनके साथ दबंग दर्जे का व्यवहार किया गया, उनको बराबरी पर नहीं लेकर के चले गए। कुछ प्रतिशत ही थे, कुछ 7% के आसपास व्यक्ति थे। और जब बराबरी नहीं थी तो उसके कारण 7% लोगों ने ही देश का जीना हराम कर दिया और उसके बाद उनको मजबूरन उस कानून को वापस लेना पड़ा, समानता देनी पड़ी, वहां पर बराबरी की व्यवस्था करनी पड़ी। तो प्यारे बच्चों, संविधान में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार करे और बहुसंख्यक समुदाय की ही सारी बातों को माना जाए, बल्कि सबको साथ लेकर के चलना होगा। कोई संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज्यादा सुविधाएं देता हो या सुनियोजित ढंग से समाज के छोटे छोटे समूह की शक्ति को मजबूत करता हो, उसे जनता की निष्ठा मिलनी बंद हो जाती है, जनता का विश्वास उससे उठ जाता है। और यदि कोई समूह महसूस करे कि उसकी पहचान को दबाया जा रहा है तो संविधान को मानने का कोई कारण उसके पास नहीं होगा, वो संविधान को नहीं मानेगा। और कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श के रूप में स्थापित नहीं करता, लेकिन उसे लोगों के विश्वास दिलाना पड़ता है। यह बुनियादी न्याय है, लोगों को यह विश्वास दिलाना होगा संविधान को कि मैं आपकी सुविधा के लिए हूं, आपके लिए हूं और आपको जो है कुछ न कुछ दूंगा। तो इस तरह का संविधान लोगों के बीच में आदर पाता है। और जो संविधान इस तरह की व्यवस्था कर दे कोई विशेष वर्ग के लोगों के लिए कि आपको दूसरे वर्ग के लोगों की सेवा करनी है बस, और कोई कार्य नहीं करना है, आप पढ़ लिख नहीं सकते, आप ये कार्य नहीं कर सकते, ऐसे अगर अत्याचार किए जाएंगे, ऐसे अगर प्रतिबंध लगाए जाएंगे तो वो कभी ना कभी जब उनको अवसर मिलेगा वो जरूर जो है उस संविधान के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और ऐसे संविधान संसार में कहीं पर भी सफल नहीं हुए प्यारे बच्चों, उन संविधानों को बदलना पड़ा। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अब संस्थाओं के संतुलित रूपरेखा की कल्पना करें। वो क्या है? संविधान को जनता नहीं पर एक छोटा समूह भी नष्ट कर सकता है, पूरी जनता तो दूर की बात है, क्योंकि वह अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है। ढंग से बनाए संविधान में शक्तियों को इस प्रकार बांट दिया जाता है जिससे कोई भी एक समूह संविधान को नष्ट करने की कोशिश करे तो दूसरे उसको रोक ले, नष्ट नहीं कर सके कोई भी। संविधान की रूपरेखा बनाने की एक कारगर विधि यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी संस्था का सारी शक्तियों पर एकाधिकार ना हो। ऐसा करने के लिए शक्तियों को इन संस्थाओं में बांट दिया जाता है। भारत के अंदर भी जिस तरह से शक्तियों को बांट दिया गया है, उदाहरण के लिए भारतीय संविधान शक्ति का एक समान धरातल पर कुछ शक्तियां दे दी है संसद को, विधायिका को, कुछ शक्तियां कार्यपालिका को दी गई है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, स्थायी कार्यपालिका उनके अंदर दी गई, उनको दी गई है। और कुछ शक्तियां न्यायपालिका को दी गई है। कुछ और स्वतंत्र संस्थाएं भारत के अंदर बनाई गई है, जैसे कि निर्वाचन आयोग है, उनके अंदर शक्तियों को बांट दिया गया है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि यदि कोई एक संस्था संविधान को नष्ट करना चाहे तो दूसरी संस्था उसके अतिक्रमण को रोक सके। चेक एंड बैलेंस की थ्योरी पर आधारित यह है। अवरोध और संतुलन के कुशल प्रयोग ने भारतीय संविधान को एक सफल बनाया है। अगर कार्यपालिका गलत करेगी तो न्यायपालिका उसको रोक लेगी,
अगर विधान पालिका गलत करेगी तो भी न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप करेगी। उस तरह के कानून जो ठीक से नहीं बनाए गए होंगे, जो असंवैधानिक होंगे, उन कानूनों को निरस्त करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। और सर्वोच्च न्यायालय के लिए कानून बनाने का कार्य हमारी संसद करती है। तो इस तरह से तीनों एक दूसरे के चेक एंड बैलेंस की थ्योरी पर आधारित है। एक गलती करेगा तो दूसरा उसका रोक लेगा। हालांकि उसके अंदर भी कुछ कुछ हमारी कमजोरियों को राजनीतिज्ञों ने पकड़ लिया है और उनके माध्यम से हस्तक्षेप करने का प्रयास अक्सर किया जाता रहा है। तो लेकिन फिर भी हमारे तीनों संस्थाओं के अंदर जो चेक एंड बैलेंस की थ्योरी पर आधारित, जो अवरोध और संतुलन पर आधारित शक्तियों को बांटा गया है देश के संविधान के द्वारा, वो बहुत ही सफल रहा है। और केवल इसी बात ने देश के संविधान को सफल बनाया है। विश्व का सबसे सफलतम संविधान अगर किसी कारण से है, वो शक्तियों के बंटवारे से है इन संस्थाओं के अंदर। तो प्यारे बच्चों, संविधान समाज का संरक्षण भी करता है, राष्ट्र की बुनियादी पहचान भी है, संविधान की एक सत्ता भी होती है। संविधान को प्रचलन में लाने के तरीके के बारे में हमने बात की, किस तरीके से लाया गया। संविधान के कुछ मौलिक प्रावधान भी होते हैं, संस्थाओं के संतुलित रूपरेखा की कल्पना भी होती है। कार्टून बनाने वाले ने एक नए इराकी संविधान को ताश के पत्तों के महल क्यों कहा? क्या यह वर्णन भारतीय संविधान पर लागू होता है? क्या भारत का संविधान भी ताश के पत्तों के जैसा है, जिसको एक हवा का झोंका आए और वो महल टूट करके बिखर जाए? इराक का संविधान ऐसा हो सकता है, भारत का संविधान ऐसा नहीं है। बहुत सफल तरीके से काम कर रहा है 1950 से लेकर के आज तक। अब नेपाल के संविधान का एक अनुभव लेते हैं प्यारे बच्चों। नेपाल का संविधान और विवाद। लोगों को जब यह पता चलता है कि उनका संविधान न्यायपूर्ण नहीं है तो वे क्या करते हैं? ये आपकी पाठ्यपुस्तक के अंदर ये कार्टून है एक। ऐसे लोगों का क्या होता है जिनका संविधान केवल कागज पर ही होता है, उनको कागज पर अधिकार मिले हुए होते हैं, लोगों को अधिकार नहीं मिलते हैं। क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, वो ठीक नहीं है। तो उसके बारे में, नेपाल के संविधान के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं संक्षेप में। संविधान बनाना कोई आसान और सुलभ कार्य, बहुत आसान कार्य नहीं है। नेपाल संविधान बनाने के एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से गुजरा है। 1948 के बाद 1990 तक 5 संविधान बनाए जो है नेपाल ने। 1990 के संविधान द्वारा लोकतंत्र की शुरुआत की गई। अनेक क्षेत्र में नरेश के पास अंतिम शक्तियां हुआ करती थी प्रशासन की सुरक्षा करने की, और राजा ने अक्टूबर 2002 में पुनः सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली। तो इससे संविधान क्या बचा रहा? जी नहीं, ध्वस्त हो गया। ऐसा संविधान जो राजा के द्वारा बनाया जाता है वो सफल हो भी कैसे सकता है? राजा तो अपने हाथ में रखेगा सारी शक्तियां, और जनता चाहती है कि शक्तियां बटे और हमें अधिकार मिले। वो जनता को, राजा अधिकार जनता को देने के लिए तैयार नहीं होता। सभी जगह का यह अनुभव होता है। तो प्यारे बच्चों, ये कार्टून भारत के संविधान के संदर्भ में आपकी पाठ्यपुस्तक के अंदर दिया गया है कि संविधान निर्माताओं को लोगों के अलग अलग आकांक्षाओं से जूझना पड़ा। यहाँ पर नेहरू को अनेक भावी कल्पनाओं और विचारधाराओं में संतुलन करते दिखाया गया है। क्या आप पहचान सकते हैं कि ये विभिन्न समूह क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है संतुलन करने का अंतिम परिणाम जो है वो क्या हुआ? संविधान बना रहे हैं, संविधान कैसा बने, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय, उनके बीच में किस तरह से तालमेल स्थापित किया जाए, किस तरह से उनके अंदर जो है एक साझी समझ विकसित की जाए और किसी एक बिंदु पर उनको ला करके सहमति जताई जाए, सहमति बनाई जाए। तो ये बहुत कठिन कार्य है। उसी तरह का कठिन कार्य है प्यारे बच्चों जिस तरह से गाना गाने का उदाहरण हम पहले ले रहे थे। तो उसी से देश का संविधान सफल होता है। कल्पना करें कि आप एक बड़े विविधता भरे समूह के सदस्य हो। भिन्न भिन्न लोगों की आपसे उम्मीद है। आप एक ऐसे समाज के अंदर रहते हो, आपका अड़ोसी अलग है, पड़ोसी अलग हैं, आपके अलग अलग तरह के लोगों की उम्मीदें हैं आपसे। समूह सदस्य एक दूसरे पर आश्रित भी है, सहयोग की आवश्यकता भी है, और अलग अलग भी हैं, विचारधाराएं अलग अलग हैं, उम्मीद अलग अलग है। तो ऐसे में शांतिपूर्वक साथ रहने के लिए क्या करना होगा? हमें कुछ बुनियादी नियम बनाने पड़ेंगे। कुछ बुनियादी नियम बनाने होंगे। नियमों के अभाव में सभी असंतुलित महसूस करेंगे, सभी एक दूसरे पर
से डरेंगे, सभी एक दूसरे को शक की निगाह से देखेंगे। कौन कब क्या बर्ताव करेगा किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। किसका किस चीज पर अधिकार होगा कुछ मालूम नहीं। नियम बनाने होंगे और नियमों को लागू करना होगा, तभी जाकर के आप एक समूह में इकट्ठे रह सकते हैं। क्लास के भी कुछ नियम होते हैं, तभी जाकर के हम इकट्ठे रह पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब अंत में बात करते हैं, संविधान के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। संविधानों के बारे में आप काफी कुछ समझ चुके हो। संविधान क्या होता है, क्या देता है, क्यों आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आजाद नहीं होते। पहले हम बात कर चुके हैं। कुछ बुनियादी नियमों का पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होगा। अकेली सरकार के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा रहे हम, नागरिकों को भी कुछ बुनियादी नियमों को मानना होगा। अगर एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को क्या केवल सरकार छीन सकती है या व्यक्ति भी छीन सकते हैं? व्यक्ति भी छीन सकते हैं। तो इसलिए हमें कुछ बुनियादी नियम बनाने होंगे, उनका पालन करना होगा, और वो दोनों को करना होगा, नागरिकों को भी और सरकार को भी। ऐसे सभी नियमों या विधानों के संग्रह को संविधान कहते हैं। संग्रह, विधान, कानून, ऐसे साझे नियम। संविधान कैसा भी हो सकता है, वो लिखित भी हो सकता है, वो अलिखित भी हो सकता है, परंपराओं पर आधारित भी हो सकता है, वो क्रांति के बाद भी आ सकता है, वो जो है धीरे धीरे विकसित होकर के भी आ सकता है, वो किसी शासक के द्वारा भी बनाया जा सकता है, वो संविधान सभा के द्वारा भी बनाया जा सकता है। वो कैसा भी हो सकता है, वो बहुत विस्तृत भी हो सकता है, वो संविधान बहुत छोटा भी हो सकता है, संक्षेप में भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन संविधान होता है। और क्या होता है संविधान? कुछ बुनियादी ऐसे साझे नियमों का इकट्ठा करना, जिसके अनुसार देश आगे चलाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? हम संविधान कहते हैं। प्यारे बच्चों, अभी हम कुछ दोहराई करते हैं, और दोहराई के लिए प्रश्न पूछता हूं, आप इनके उत्तर दीजिएगा। इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? प्रश्न को ध्यान से देखिए और विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव कीजिए। इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? यह नागरिकों को अधिकार की गारंटी देता है, यह शासन के विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है, क्या संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए, यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? हमें विकल्प ग सही लगता है, क्योंकि अधिकारों की गारंटी संविधान देता है, शक्तियों का बंटवारा संविधान करता है, कुछ साझे नियमों की अभिव्यक्ति ही संविधान होता है, उनका संग्रह। लेकिन यह सुनिश्चित नहीं करता कि सत्ता में अच्छे लोग आए। सत्ता में अच्छे लोग तब आएंगे ना, जब लोग अच्छे लोगों को वोट दे करके बनाएंगे। वोट देने का अधिकार संविधान देता है, लेकिन अच्छे लोगों को चुनने का अधिकार नहीं देता। वो वोट जो है किसी भी प्रलोभन में आकर के भी दे सकते हैं, लोभ लालच में आकर के दे सकते हैं, डर भय के कारण दे सकते हैं, वो कैसे भी वोट दे सकते हैं। और वोट किसको देंगे? गंदे आदमी को वोट देंगे तो गंदा आदमी बनेगा, और गंदा आदमी बनेगा तो देश के लिए अच्छे काम कैसे कर सकता है? उससे क्या उम्मीद हम लगा सकते हैं? तो इसलिए अच्छे लोग आए, ये संविधान तय नहीं करता। प्रश्न नंबर 2 है, बताएं कि संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन सही है या गलत। क, सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित या अलिखित दस्तावेज है। सही? जी हाँ, ये सही है। दूसरा है, ख, संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और इसकी जरूरत ऐसे ही देशों में होती है। दूसरे देशों में तो संविधान की जरूरत है ही नहीं, जहां लोकतंत्र नहीं है। सही है क्या ये? जी नहीं। क्या है ये? गलत। गए, संविधान एक कानूनी दस्तावेज है और आदर्शों तथा मूल्यों से इसका कोई सरोकार नहीं है। इसमें कोई आदर्श और मूल्य नहीं होते। संविधान एक नागरिक को नहीं क्या उसमें आदर्श और मूल्य नहीं होते? आदर्श और मूल्यों का एक कानूनी दस्तावेज है, आदर्श और मूल्य भी होते हैं।
ये गलत है गए। संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है। जी हाँ, संविधान नागरिक को एक नई पहचान देता है, ये सही है, बहुत सारे अधिकार उसको देता है। अभी गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न नोट कीजिए प्यारे बच्चों। और प्रश्न नंबर 1 है, किसी देश के संविधान में शक्ति और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण क्यों जरूरी है? इस तरह का निर्धारण न हो तो क्या होगा? प्रश्न नंबर 2 है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? और प्रश्न नंबर 3 है, संविधान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर अपने नोटबुक में लिख करके प्यारे बच्चों अपने प्राध्यापक से चेक करवाइए। आपने बहुत ध्यान से सुना और आप समझ गए होंगे कि संविधान क्या होता है, क्यों आवश्यक है, संविधान का अर्थ क्या है। और अगले व्याख्यान के अंदर भारत के संविधान के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर के आपके समक्ष आते हैं। उस अगले व्याख्यान तक आपने इस व्याख्यान को बड़े ध्यान से सुना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।